दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप लोगों से सीधे लाइव जुड़ा हूं और आज के विषय पर हम बात करेंगे और उस विषय को भी हम आपके सामने रखेंगे कि किन विषय को लेकर के हम आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और ये हम 10 बजे से पहले यानी समय से पहले ही आप लोगों के बीच आ गए हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आप हमें बहुत प्यार करते हो और बहुत चाहते हो। आपकी चाहत और आपका प्यार ही है जो हमें आपके बीच लाता है और अपनी बातें आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर मसला था जिसको आपसे शेयर करना जरूरी था और यह मसला भी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय मसला क्या है, आप सभी को मैं बारीकी से, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, बड़ी बारीकी से देख रहा हूं। नंदू शेन और वारिश आलम इधर जुड़े हुए हैं और बाल रतन, मेरे बहुत से भाई बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है, विनती है, जैसा कि आप जानते हैं मैं मनमोहन मिश्रा आप लोगों के बीच लाइव हूं इस समय और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। बातें आप जानते हैं हम बड़ी गंभीर बातें करते हैं और आप ये भी जानते हैं कि जो बातें न्यूज़ में नहीं आती या न्यूज़ वाले नहीं कह पाते या फिर न्यूज़ वाले प्रतिबंधित होते हैं, वो कहने के लिए उनमें हिम्मत नहीं होती, वो बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। आज भी ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनको आपसे हम शेयर करेंगे। पहले आप इसे अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर लें मेरे दोस्तों, और फिर उसके बाद आप इसे देखते रहें जिससे कि आपकी टाइमलाइन से दूसरे लोग जो जुड़ेंगे वो अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते रहें और बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लोगों तक आगे बढ़ती रहे। मेरे भाइयों, उस गंभीर मसले पर, उस गंभीर विषय पर हम आते हैं आपको लेकर के, और आप जो सवाल करोगे, आप जो मुझसे कहोगे, पूछोगे, उसका भी मैं जवाब देता जाऊंगा क्योंकि मॉनिटर मेरे सामने है और मैं आपको देख रहा हूं। आप बड़ी तेजी से जुड़ भी रहे हैं और कुछ न कुछ लिख भी रहे हैं। तो आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं, आप अपनी शंकाएं भी लिख सकते हैं। आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसे इसमें शामिल करूंगा और आपसे संवाद करूंगा। दोस्तों, आज बात जो मैंने टाइमलाइन पे डाला है वो है यूक्रेन की। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जिस बात को मैं आपके सामने रखूंगा, जो टीवी मीडिया और दूसरे माध्यम से आपको नहीं पता चलेगा, इस बारे में नहीं बात करेंगे, वो बात मैं आपको बताऊंगा। और वो ये है कि यूक्रेन आज जिस राह पे चल रहा है या यूक्रेन पे जो युद्ध थोपा गया है या यूक्रेन मजबूरन अपनी आत्मरक्षा में युद्ध में उतरा हुआ है, रशिया उस पे हमला किया हुआ है, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये बातें आप मीडिया में देखते होंगे लगातार। लेकिन दोस्तों, आपको मैं वो बात बताऊंगा जिसे सुन करके आप शॉक रह जाएंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, यूक्रेन की बातें करते रहेंगे,
कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कुछ बातें आपसे और शेयर करनी थी, उसे मैं शेयर कर लेता हूं। दोस्तों, यूक्रेन में फंसे अपने भारतीय छात्रों के प्रति, यूक्रेन में फंसे अपने भारतीय छात्रों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, इसको आप देख रहे होंगे मीडिया के जरिए। युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है और इससे भारत का रिश्ता क्या है, इसके भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह मैं आपको अभी कंटिन्यू बताऊंगा। लेकिन युद्ध के बीच वहां हमारे भारतीय 18 से 20 हजार छात्र जो फंसे हुए हैं, उनके प्रति हमारे भारत की ओपिनियंस क्या है, भारत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की, यानी मोदी जनता पार्टी की, यानी हमारे सरकार की ओपिनियन क्या है, सोच क्या है, और वो क्या बोल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी बात। थोड़ी देर पहले मैंने एक सोशल मीडिया में ही देखा, प्रहलाद जोशी, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन या दूसरे देशों में वही छात्र पढ़ने जाते हैं जो अयोग्य होते हैं, यानी जो नीट पास नहीं कर पाते, या जो अयोग्य, उनके कहने का अर्थ यह है कि जो अयोग्य होते हैं। शायद ही इतनी संवेदनहीन बातें कोई कर पाए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो शायद ही वो इतनी संवेदनहीन बात नहीं कर पाएगा। कोई और नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर रहा है देश में, कोई पार्टी नहीं कर रही। सभाएं तौबा मचाए हुए हैं, सभी यही चाहते हैं कि हमारे छात्र वापस आ जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो छात्र हैं जो अयोग्य हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूं, दुखी हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत गलत बात है इस तरह की बातें करना। एक और मंत्री हैं जो शायद बिहार वगैरह से आते हैं, आप जानते हैं, वो कहते हैं कि मोदी हैं तो ही मुमकिन है, जो लोग वापस आ रहे हैं अगर मोदी नहीं होते तो आते भी नहीं। और एक 100-200 छात्रों को ला करके 200-250 एक दो फ्लाइट्स, जो भी छात्र आ रहे हैं उनके लिए, उनका मतलब उनके लिए क्या कह सकते हैं कि वो सौभाग्यशाली हैं जो बच के आ रहे हैं। लेकिन हमारा दर्द तो वो है जो 18 से 20 हजार छात्र वहां फंसे हुए हैं। आपका भी तकलीफ, आपका भी दर्द, इस देश का दर्द, उस मां बाप का दर्द तो ये है कि उनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ छात्रों को ला करके उसका क्या कहते हैं, मतलब उसका भी प्रचार किया जा रहा है, उसका भी चुनाव में उपयोग किया जा रहा है। एक और मैंने सीन देखा जिसमें हमारे उड्डयन मंत्री शायद सिंधिया हैं, वो फ्लाइट में गुजरते हैं, सबका जाते हैं, सबका स्वागत करते हैं वगैरह वगैरह, और उसे ट्वीट करते हैं, बहादुरी की तरफ दिखाते हैं। वैसे इस पार्टी से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, और यह खेल इनका बहुत पुराना है, यह कोई नया खेल नहीं है। 44 अपने ही सैनिकों को मरवाकर, मारकर, पुलवामा में एक, शायद नाम अभिमन्यु रहा होगा, एक अभिमन्यु को बचा करके विश्व विजय जैसा आडंबर खड़ा किया गया छद्म राष्ट्रवाद का, और उसके बल पर 2019 में चुनाव जीता गया इसी पार्टी के द्वारा। तो जो इतना नीचे तक जा सकती है, वो ये तो बहुत छोटी बात है, वो तो करेंगे ही। अब उन्हें
जो 200, 250, 300 सौभाग्यशाली छात्र हैं जो आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट करना या मतलब इवेंट बनाना, उनको इवेंट बनाने की जगह है भारतीय जनता पार्टी को, जो वहां आज जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं छात्र, उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो उनको तो इवेंट बनाना है। अगर एक छात्र भी वापस आ गया होता, एक अभिमन्यु 44 सैनिकों की बलि चढ़ा करके एक अभिमन्यु को वापस ला करके विश्व विजय का पताका गाड़ करके 2019 में आपको बरगलाकर आपसे वोट लेकर के यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपके द्वारा ही बन गए, और आपने वोट दिया भी, आपने उनकी बात मानी भी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आपको दर्द, आपकी चिंता यह होनी चाहिए कि हमारे वहां 18 से 20 हजार जवान जीवन और मृत्यु के बीच कब क्या हो जाए पता नहीं, बंकरों में किस अवस्था में रह रहे हैं आप देख रहे हैं। बॉर्डरों तक पहुंचने के लिए 100-100, 150 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपको यह पता है कि वो बच्चे किस संघर्ष में और कैसी दशा में रह रहे हैं। वो मीडिया, सोशल मीडिया या उन बच्चों के द्वारा भेजे गए वीडियोस के जरिए आप देख रहे हैं। लेकिन शायद उसे आप इग्नोर कर जाएं मेरे दोस्त। आप तो भारतीय जनता, मोदी जनता पार्टी द्वारा जो इवेंट आपके सामने पेश किया जाएगा, कुछ छात्रों को बचा करके जो आ रहे हैं उनका इवेंट बना करके आप उसमें ही रह जाएंगे। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने एक एक छात्रों को आने तक इसे सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया तो उठाएगी नहीं। मीडिया तो जो अरे छोड़िए यार, 250, 300, 500 छात्र आ गए, जो भी है, एक छात्र अगर लाते ना नरेंद्र मोदी, तो उसके लिए भी इतना बड़ा इवेंट क्रिएट करते कि 18,000, 20,000 हमारे छात्र अगर वहां से ना आ पाए तो भी एक छात्र के आने पर यह इवेंट करके और आपको चुनाव में पेश करके आपसे वोट मांगने जाते और आप उस पर वोट भी दे देते। थोड़ा सावधान रखिए मेरे दोस्तों, इनके कैरेक्टर को समझिए। मोदी जी रैली अभी भी कंटिन्यू रैली कर रहे हैं, करना चाहिए, ठीक है। चुनाव जीतना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव जीतना सबसे ज्यादा महत्व है। ये छात्रों को बचाना या देश को बचाना या देश के बारे में सोचना, ये उनके लिए सेकेंडरी है। लेकिन रैली में कहते हैं पब्लिक से कि आप मेरा एक काम करोगे। पब्लिक बोलती है हाँ करेंगे, बोलिए। आप घर घर जाकर के मेरा प्रणाम कहना। नरेंद्र मोदी जी, लोग घर घर जाकर आपका प्रणाम कह देंगे। आप उन घरों में 18,000 छात्रों के घरों में, 20,000 छात्रों के घरों में जाइए और उनको आप प्रणाम कह करके आइए। थोड़ा सा जाइए और आपको पता होगा सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया से तो उम्मीद नहीं है कि हमारा एक छात्र मारा भी जा चुका है, जिसका नाम नवीन है, नवीन शेखर है, और वो कर्नाटका का है। खैर, ये तो नरेंद्र मोदी के लिए, मोदी जनता पार्टी के लिए, मोदी के नेताओं के लिए ये तो छात्र ही नहीं है, ये तो अयोग्य छात्र हैं। तो रहने दीजिए, मरने दीजिए। क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्यों उन्हें लाने का ड्रामा कर रहे हैं? मत कीजिए, छोड़ दीजिए। यह तो वस्तु स्थिति है मेरे दोस्त, जो आज
उन छात्रों पर गुजर रही है। और आप कल्पना करके देखिए कि आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा, आपका कोई बेटी अगर वहां होती तो आपके दिल पर इस समय क्या गुजर रही होती। मेरे दोस्तों, बीच में एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि अगर मेरा वॉइस या कोई डिस्टरबेंस हो, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइएगा। तो जरा सा सोच कर देखिए कि आपके अपने अगर वहां होते तो आपके दिल पर क्या गुजरती। लेकिन क्या करें इस भारत का मेरे दोस्त, इस भारत ने अपने ही माताओं, बहनों, बेटों, बेटियों को लाइन में लगा करके, खड़े करवा करके नरेंद्र मोदी ने मार डाला। नोट लॉन्चिंग, 2000 की नोट लॉन्चिंग और 5 लाख करोड़ का घोटाला करने के लिए, लेकिन बाद में सब भूल गए। कोई याद नहीं करता, किसी को याद नहीं है, कोई सवाल भी नहीं किया। मेरे दोस्त, जो तबाही जीएसटी से या दूसरे और माध्यमों से हुई, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो इस महामारी में भी जो डेटा निकल के आया है, जैसे गुजरात से ही, मैं गुजरात का ही डेटा बोलता हूं कि जो डेटा जो पहले बताया गया कि कितने लोग मरे और जो बाद में क्लेम्स हुआ गुजरात में, वो 10 टाइम्स मोर था। मतलब अगर 1000 आदमी को बताया गया कि कोरोना में मारे गए, तो वहां 10,000 आदमियों ने क्लेम किया है कि हमारे लोग कोरोना से मरे हैं। इसे आप क्या समझते हैं? इसे आप क्या कहेंगे? मेरे दोस्त, क्या अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और कुछ माध्यमों से या कुछ न्यूज़पेपरों से या कुछ सर्वे से या कुछ जो निकल कर आ रहा था कि जो सरकारी आंकड़ा है उससे 10 गुना लोग मरे हैं, यानी जो 5 लाख लोग मरे हैं कोरोना में, वो 50 लाख लोग मरे हैं, ऐसा आंकड़ा जो आ रहा था, कहीं वो सही तो नहीं? खैर वो तो छोड़िए, लेकिन लोग भूल गए हैं, किसी को याद नहीं है। मेरे दोस्त, लोग लॉकडाउन में जहां थे वहां से निकलकर जब भूखे मरने लगे, जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह गया, तो मजबूरन वो लॉकडाउन को तोड़ते हुए बाहर निकलकर अपने घरों की ओर जब चले, तो सड़कों पर उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आपने भी देखा था, रेलवे लाइन पे मरे थे, ट्रकों से एक्सीडेंट में मरे थे, रोड पे मरे थे, न जाने कैसे भूखे मरे थे, प्यास से मरे थे, न जाने कैसे कैसे घरों के पास पहुंचते पहुंचते हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलते चलते लोग मरे थे। दोस्तों, जब दूसरी लहर आई, गंगा में लाशें तैरती हुई मिली, आंखों से आंसू निकल रहे थे, दिल दर्द से तड़प रहा था, देखा नहीं जा रहा था, सोशल मीडिया की उन क्लिपों को नहीं देख पा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, नहीं देख सकते थे, या देखने के बाद हृदय फट जाता था। ऐसी स्थितियां, ऐसे ही लाशें फेंकी हुई हैं, ऐसे ही लोग सड़कों पर बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, ऐसे ही लोग बिना हॉस्पिटल के, बिना दवाओं के, बिना इक्विपमेंट के मर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के ऊपर प्रयोग किया गया। आपको याद होगा, मॉक ड्रिलिंग की गई कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या मर सकते हैं लोग, और उसमें 20, 22 या 18 कुछ लोग मरे। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की किडनियां निकाल ली गई, लोगों के वो भी सामने आए, उन पर भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उन पर भी कुछ नहीं हुआ। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त कि लोग भूल गए हैं। मेरे दोस्त, मैं अपनों ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो जिनके घरों में मौतें हुई हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं।
तो मैं समझता हूं हमारे जैसे जिनके पास दिल है पत्थर नहीं, उन्हें तो दर्द होता होगा कि हमारे छात्र वहां इस हालात में फंसे हुए हैं। तकलीफ होती है, दर्द होता है, हमारे जैसे लोगों को दर्द होता होगा। लेकिन आप ये समझिए, जब ये समय, ये काल गुजर जाएगा, ये समय गुजर जाएगा, तो न जाने कौन कब कहां खड़ा होकर फिर से मोदी मोदी का नारा लगाएगा। क्यों होता है मेरे दोस्त ऐसे? और ऐसा जब ऐसा होता ही है तो फिर रोना किस बात का? किसके लिए रोया जाए? बताइए, आप बताइए मेरे दोस्त। आपको तकलीफ होती होगी, उस मां बाप से पूछिए जिनके बच्चे आज वहां मुसीबत में फंसे हुए हैं, उस परिवार से पूछिए, उस लोगों से पूछिए जिनके अपने आज वहां दर्द से तड़प रहे हैं, मौत के बीच रह रहे हैं, पता नहीं किस किस मुसीबत को झेल रहे हैं। -8 डिग्री, -10 डिग्री तापमान में वो चल चल करके बॉर्डरों की तरफ पहुंच रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। लेकिन क्या ये भी भूल जाएंगे समय के साथ? ये वो बातें जो आज भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों के लिए अयोग्यता का तगमा दे रही है, ये वो भूल जाएंगे बातें, और ये भी वही नारा लगाएंगे, मोदी का झंडा उठाएंगे। क्या कहूं, किससे अपनी तकलीफ कहूं, किससे बांटूं? मेरे दोस्त, जिन लोगों ने हजारों किलोमीटर चल करके अपनों को खोते हुए, मरते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, और सबसे ज्यादा बिहारी थे उसमें। आप भी जानते हैं कि माइग्रेट लेबर सबसे ज्यादा बिहार के होते हैं, और सबसे ज्यादा बिहारी थे। हजारों किलोमीटर पैदल चले, भूख से मरे, प्यास से मरे, छोटे छोटे बच्चे दूध से मर गए, हाथ गाड़ी चला करके उसमें बैठकर परिवार को ले जाया गया। खुद को, अपने आप को बैल की जगह, एक बैल लगाकर एक बैल की जगह खुद जुत करके और जो है लेकर के अपने परिवार को लेकर गए, वो भी आपने देखा। सूटकेस पे बैठ करके लोग गए, ये भी आपने देखा। आपने हृदय विदारक वो देखा। लेकिन फिर भी जब बिहार का चुनाव हुआ तो मोदी जनता पार्टी जीत गई, जो इसके लिए जिम्मेदार थी, जो उस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार थी। जो आपसे तालियां, 31 जनवरी को पहला कोरोना आया था भारत में, तब से लेकर के 23 मार्च तक आपसे तालियां बजवाती रही, थालियां बजवाती रही, ड्रामे करवाती रही, और 24 मार्च को आप पर अचानक लॉकडाउन थोप दिया गया, बिना अनप्लैंड, अनवांटेड। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस देश पर, वो भी भूल गए लोग। मैं तो कह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे अपनों, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिनके घरों में मौतें हुई हैं, और बड़ी भयानक मौतें हुई हैं, जिनसे उनका पूरा परिवार हिल गया है, फिर भी आज मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं। तिलस। और जानते हैं, इतनी बातें मैंने बताई और ये सब कहा, सब कुछ आपके सामने रखा, लेकिन वो कारण नहीं बताया मैंने कि ऐसा क्यों। ये सब कुछ, सारे दर्द, सारे गम, आज जो वहां छात्र फंसे हुए, उनके मां बाप, उनका परिवार, पता नहीं आज उनके दिल पर क्या गुजर रही है। लेकिन जैसे ही ये समय गुजरेगा, खत्म होगा, उसके बाद ये भी भूल जाएंगे, ये भी मोदी मोदी का नारा लगाएंगे। जानते हैं क्यों? यही मैं क्यों बताना चाहता हूं, मतलब सिर्फ इतना ही बताना है। यही क्यों का सवाल आपके, इसी क्यों का जवाब में सब कुछ छुपा है।
मात्र एक बात, भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाकर यह कहेगी कि मैंने मुसलमानों को टाइट कर दिया। बस बस ओवर, सब कुछ खत्म, सारे दर्द भूल गए। हिंदू मुसलमान मुसलमानों को टाइट करना, मुसलमानों में से कुछ अपराधी, मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इससे सैकड़ों गुना अपराधी दूसरे हैं जिन पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करते, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और पता नहीं एक और क्या नाम है, बार बार लेते हैं वो, एक दो तीन नाम लेकर के आपको जैसे ही नाम लेंगे, बुलडोजर जैसे ही दिखाएंगे, आप भी समझ जाएंगे वाह वाह, अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है, सारे दर्द सारा गम आपका खत्म। कैसे समझाऊं आपको, जब आपके लिए एक दवा है, एक टैबलेट है, आपके सारे गम को भुला देता है, तो दूसरी कोई क्या कहते हैं कि रेमेडी आप पर काम कैसे करेगी, आपको समझ में कैसे आए? मेरी बात आपको समझ में कैसे, मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है, आप अगर एक टैबलेट खा चुके हैं, अफीम की छोटी सी गोली खा चुके हैं, हिंदू मुसलमान अफीम, आतंकवाद की अफीम, बॉर्डर सेलिंग की अफीम खा चुके हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है। और ये आपको पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं कि बॉर्डर की सेलिंग, बॉर्डर पे हमले करवाना, भारत में आतंकवादी हमले करवाना, दंगे फसाद करवाना, ये मोदी का सगल है, ये मोदी का स्पेशल स्ट्राइक है, ये मोदी का क्या बोलते हैं, सबसे पुराना हथियार है, जिससे वो मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक चला रहे हैं। मात्र आपको एक छोटी सी गोली दे दी जाती है, हमने मुसलमानों को टाइट कर दिया। मेरे दोस्त, बुलडोजर दिखाया जाता है 3 आदमी के लिए, और 6 लाख आदमी, 6 लाख उनके भाई भतीजे देश को लूटकर विदेश भाग गए, उन पर कुछ नहीं होता। वो अतीक अहमद नहीं है, वो मुख्तार अंसारी नहीं है। तो आपको कैसे समझाएं? अगर आपको अफीम की एक गोली काम कर जाती है, मोदी जी की अफीम की एक गोली हिंदू मुसलमान अगर आपके दिमाग को शून्य कर देती है, आपको आपके सारे दर्द भुला देती है, अगर आपके घरों में मौत हुई, आपके पास लकड़ियां नहीं थी, अपने ही इष्ट को जला नहीं पाए, उसे गंगा के किनारे ले जाकर दफना दिया या पानी में फेंक दिया, वो बहते हुए कहीं गई, उसे कुत्ते निकाल कर खाए, वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। बस एक गोली, हिंदू मुसलमान के अफीम की एक गोली आपके लिए काफी है, आपके लिए। चलिए दोस्त, दूसरी बात पर आते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो नजरिया है उसको आपके सामने रखा, आप ये समझिए, लेकिन जो उनकी संवेदना है, कितनी संवेदनाएं हैं उनके साथ, अपने छात्रों के साथ, अपने ही छात्रों के साथ, अपने ही भारत की जनता के साथ, अपने ही भारतीयों के साथ, वो आप देख रहे हैं। और मैंने कहा कि ये सारे दर्द, सारे गम, आज नवीन शेखर की मौत हुई है और उनके घरों में मातम होगा, शायद कल वो भी भूल जाएं, हिंदू मुसलमान की एक गोली के चलते, एक टैबलेट के चलते, अफीम की एक छोटी सी गोली के चलते। मेरे भाई,
किस दिन कब आप जागेंगे? भारत को गुलाम इसी नाम पे बनाया गया था। अंग्रेजों ने भारत पे राज इसी नाम पे किया। अंग्रेज भारत पर कब्जा इसी से कर पाए। आप कब समझेंगे? आप एक बार इतिहास को पढ़िए, फिर से पढ़िए। ऐसा ना हो कि, चलिए उस पर बाद में आते हैं। दूसरी बात, अब एक और बात आप समझिए। इस बीच एक घटना और हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर पथराव हुआ। बहुत बड़ी घटना हो गई। न्यूज में आ रहा है संघमित्रा मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी की कभी सांसद, अभी भी सांसद हैं, वो भी अब बाहर निकलकर ये कह रही हैं कि ये आतंकवादी पार्टी है, ये दंगावादी पार्टी है, ये नाम कहते हैं, सिर्फ करते हैं कुछ और, वगैरह वगैरह। जो भी कह रहे हैं आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कह रही हैं आप भी सुन रहे होंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्त? इस तरह के, अब जो पार्टी, जो मोदी जनता पार्टी आतंक, मतलब कैराना के जरिए हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं करवा सकी, कर्नाटक में एक हिजाब के मामले को उठा करके कर्नाटक में दंगा नहीं करवा सकी, दंगा करवा करके भारत में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का उसका प्रयास और षड्यंत्र फेल हो गया। बॉर्डरों से सेलिंग तो हो ही नहीं रही है। शायद इमरान खान अब की दोस्ती नरेंद्र मोदी से ढीली पड़ गई है, लगता है, वरना कहते कि भाई थोड़े कुछ आतंकवादी को भेज दो और थोड़ा सेलिंग वगैरह कर दो, बम वम गिरा दो, जिससे उसके नाम से हम यहां चुनाव जीत जाएं। वो भी नहीं हो पा रहा है। जब सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, ये तो छोटी बात। कहने का मतलब ये है, ये तो इनका नेचर है, ये तो इनका कल्चर है। और प्रार्थना कीजिए एक मानव होने के नाते कि स्वामी प्रसाद मौर्य बच गए और उन्हें ईश्वर अच्छी उम्र दे, वो आगे देखें और उनके जरिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए